आगाज करते हैं। एक मिनट जरा शुरू हो जाए। आगाज करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पैराकोर ऑफ अ लिक्विड is obtained from the surface tension and the molar volume of the liquid। और अब हम देखेंगे कि ये जो पैराकोर वैल्यू है ये है क्या और इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी है। तो भाई पहले नंबर पे अगर देखें तो पैराकोर एक कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है, और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो साख्त पर इन्हिसार करती है। और साख्त किस पे डिपेंड करती है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटमों की तरतीब कैसी होती है। लिहाजा अब यहां पे देखेंगे कि जो टोटल पैराकोर वैल्यू होती है ना किसी भी मॉलिक्यूल की, वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स कितने हैं, उसमें क्लोज रिंग्स कितनी हैं। अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये साइंटिस्ट ने कुछ एटॉमिक और स्ट्रक्चरल पैराकोर वैल्यूज को फाइंड किया है। मिसाल के तौर पे अगर आप दो साइंटिस्ट का नाम सामने आता है, एक का नाम सूडन और दूसरे का नाम वोगल। सूडन और वोगल दो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं और इन्होंने अलग अलग से पैराकोर वैल्यूज को फाइंड आउट किया है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कार्बन एटम है, किसी ग्रुप में है या लिंकेज में है, तो सूडन के मुताबिक उसकी पैराकोर वैल्यू कितनी होगी? 4.8 और वोगल के मुताबिक कितनी होगी? 8.6। हाइड्रोजन की पैराकोर वैल्यू सूडन के मुताबिक कितनी है? 17.1 और वोगल के मुताबिक है 15.7। ऑक्सीजन की पैराकोर वैल्यू सूडन के मुताबिक 20, वोगल के मुताबिक 19.8। इसी तरह अगर सी डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन है तो सूडन ने इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं की, जबकि वोगल ने 44.4 और OH के लिए 30.2, सी डबल OH ग्रुप के लिए 73.7 कैलकुलेट की। इसी तरह अगर आप देखें जो बाकी एटम हैं या बाकी जो ग्रुप हैं उनकी पैराकोर वैल्यूज ये दी गई है, जिसमें नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, मैथिलीन ग्रुप, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इन एस्टर, फिर नाइट्रो ग्रुप, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग। तो ये टेबल आपके सामने जो है ये दो वैल्यूज को है, एक इसमें है सूडन वैल्यूज और दूसरी इसमें है वोगल वैल्यूज। तो यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज नहीं समझ आई तो वो पूछ रहे हैं। सर ये जो सूडन और वोगल वैल्यूज है ये डिफरेंट क्यों है सर, और ये मतलब किस बेसिस इनका पे जो ऐसे डिफरेंट आ रही इनका है? जो कैलकुलेशन का जो इनका मेथड था वो तो सेम था, लेकिन जो इनके पास ये वैल्यूज का डिफरेंस आ रहा है ये बुनियादी तौर पे इनके अंदर जो प्रैक्टिकल के दौरान जो एरर थे ये उसकी वजह से आ रहा था। यानी प्रैक्टिकल प्रोसीजर में जो फर्क है वो उसकी वजह से आ रहा है। सर मोर एक्यूरेट इसमें से कौन सी होगी अगर हमें मतलब लिखनी पड़ जाए? वोगल को हम ज्यादा लेते हैं जी, वोगल वोगल ओके की सर। हम ज्यादा लेते हैं। सूडन भी सम टाइम ले लेते हैं लेकिन वोगल को हम ज्यादा कंसीडर करते हैं। लो जी, अब आ जाएं इसके बाद हमारा बड़ा अहम टॉपिक के व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पैराकोर फॉर स्ट्रक्चर वेरिफिकेशन। पैराकोर की वैल्यूज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं जब हम स्ट्रक्चर को वेरीफाई करते हैं। अच्छा, मैं एक बात यहां क्लियर करता चलूं कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मसला हमें ये आता है
कि हमारे पास लाखों करोड़ों के हिसाब से कंपाउंड होते हैं, मुरक्कबात होते हैं। अब हमें ये तो पता लग जाता है कार्बन एटम कितने हैं, उनमें हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, या नोबल गैस कौन सी है, या उनमें हेलोजन कौन सी है। लेकिन प्रॉब्लम हमें ये आती है कि हमारे पास जो उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर होती है, हमारे पास उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती कि इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसी है। लिहाजा कहते हैं कंपाउंड की स्ट्रक्चर को वेरीफाई करने के लिए वो मुख्तलिफ मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल टूल और साथ साथ डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर, मास स्पेक्ट्रम। उसके साथ साथ उसकी अगर कोई लिक्विड है तो हम फिर पैराकोर वैल्यूज, उसकी विस्कोसिटी, या उसका सरफेस टेंशन, या उसकी डेंसिटी, तो ये जो बाकी फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं हम उनको भी साथ साथ स्टडी करते हैं। लिहाजा जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है पैराकोर की, वो हमारे पास आती है स्ट्रक्चर वेरिफिकेशन में। अभी आपने पढ़ा कि ये जो पैराकोर है बुनियादी तौर पे ये किसके इक्वल है, मोलर वॉल्यूम इनटू सरफेस टेंशन। अब आप जरा देखें कि सबसे पहले अगर हम देखें बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी है। अच्छा, आपको शायद इल्म हो कि बेंजीन की स्ट्रक्चर तकरीबन 40 साल तक जेर बहस रही है। कुछ लोग ये ख्याल करते थे कि बेंजीन की स्ट्रक्चर स्ट्रेट होगी, कुछ लोग ये ख्याल करते थे कि ये साइक्लिक होगी। लेकिन जो बेंजीन की स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा मानी जाती है उसे कहते हैं कैक्यूल स्ट्रक्चर, जो कि आपके ये सामने। अब कैक्यूल स्ट्रक्चर में क्या है कि कार्बन 6 कार्बन आपस में अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड के जरिए जुड़े हैं और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। ये स्ट्रक्चर सबसे पहले प्रपोज की थी कैक्यूल ने। अब हम देखते हैं कि क्या जो स्ट्रक्चर कैक्यूल ने पेश की वो वाकई यही है या इसके अलावा कोई और है। लिहाजा हम इसके लिए देखते हैं कि बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड है उनके मुताबिक देखा जाए, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो अगर हम लेते हैं 6 कार्बन के एटमों को, अब कार्बन के एटमों के लिए देखें, यहाँ पे कार्बन के लिए क्या वैल्यू थी, 8.6 वोगल ने ली, वोगल ने वैल्यू 8.6 ली है ना कार्बन की। अब कार्बन की वैल्यू है यहाँ पे 8.6, 6 कार्बन के एटम हुए तो 8.6 को 6 से जरूर देने क्या जवाब आया 51.6। 6 हाइड्रोजन के हैं, हाइड्रोजन के लिए भी क्या वैल्यू थी 15.7, ये देखो ये 15.7 है, ये वाली आ गई 15.7 वोगल वाली, तो ये 6 से जरूर देने 15.7 को, तो हमारे पास आ गया 94.2। 3 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड की है पैराकोर वैल्यू 19.9, 3 की होगी 59.7। 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है तो ये आपके पास इसकी वोगल वैल्यू आ गई 1.4। तो आप जब इनको जमा करते हैं तो फिर हमारे पास जो कैलकुलेटेड पैराकोर वैल्यू है वो भी कितनी है, 206.9। पता लगा ये 206.9 कैसे आया? ये भी पता लगा कि 206.9 कैसे आया है यहाँ पे? सर एक्सक्यूज मी। हैं जी सर ये 3 डबल बॉन्ड जहाँ पे लिखा हुआ है इसके सामने 3 की तो समझ आ गई कि 3 डबल बॉन्ड है, ये 19.9 कहाँ से आया? ये देखो मतलब ना अगर टेबल, ऑक्सीजन की देखें तो उसकी जी सर 1909 वाले के हिंदी का था कि जो शायद उसकी किया गया कार्बन कार्बन के दरमियान
जो आता जी सर समझ आ गई। है जो। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाई, अब आप जरा ये देखें कि ये जो सर मुझे नहीं इतनी समझ आई ये 3 डबल बॉन्ड वाली और 6 मेंबर ड्रिंक वाली। 3 डबल बॉन्ड वाली जरा वो आवाज कट गई थी यहाँ से। भाई ये डबल जो बॉन्ड 3 लिखा से है ना, 9। डबल बॉन्ड ये लिखा नजर आ रहा है जहाँ कर्सर मूव कर रहा है, यस सर। इसमें वोगल की क्या वैल्यू है? अच्छा सर, सर अब आ गई समझ। 19.9 नहीं लिखा हुआ, ये चेक करो, ये जहाँ भी यस एरो सर। है। जी सर आ गई, अब तो समझ अब आ कितने यहाँ डबल बॉन्ड है? 1 2 और गई। 2 3 3। 3 तो फिर हमने 19.9 को जरूर दे दी किसके साथ? 3 के साथ। क्या जवाब आया? 59.7 59.7। अब इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन की जो बेंजीन की जो कैलकुलेटेड बेंजीन की जो कैलकुलेटेड यहाँ पे वैल्यू है वो कितनी है? 6.9। 209। अब जो बेंजीन की असल वैल्यू प्रैक्टिकल करके निकाली है, एक्सपेरिमेंट करके निकाली है, वो कितनी है? 206.7। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रक्चर कैक्यून ने बेंजीन की पेश की थी, हमारी पैराकोर की वैल्यूज उसको साबित करती हैं कि वो वाकई ठीक है। लिहाजा हम कहेंगे कि बेंजीन की वाकई स्ट्रक्चर जो कैक्यून ने पेश की है वो हमें ठीक लगती है। बात क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। यस सर। अगर कोई क्वेश्चन है तो भाई पूछ लो। इफ एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क। सर ये हाँ जो सर। टेबल है ये याद करना है? जी टेबल नहीं याद करना जी आपने, ओके। टेबल नहीं याद करना, बस ये मोटी मोटी लाइनें, ये 2 लाइनें याद करनी है, ये कैलकुलेशन ये भी नहीं करनी, और ये आखिरी 2 लाइनें बस। चलूं आगे? जी सर। ओके सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई, बाद में ना कहना फिर। सर मेरी अभी क्लास ज्वाइन हो रही है तो काइंडली आप ये वाला पॉइंट रिपीट कर दें। मैंने ना ये पॉइंट पेश किया है कि हम पैराकोर वैल्यूज की मदद से स्ट्रक्चर को वेरीफाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चर की वेरिफिकेशन के लिए ये डिफरेंट एलिमेंट्स की यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं जो सूडन और वोगल ने पेश की थी। इनके मुताबिक अगर देखा जाए और हम पहले नंबर पे अगर देखें बेंजीन की स्ट्रक्चर को, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर 40 साल तक जेरे बहस रही। कुछ लोग कहते थे ये स्ट्रेट होती है, कुछ कहते थे कि ये अल्काइन जैसी होगी, कुछ कहते थे ये अल्कीन जैसी होगी, कुछ कहते थे ये ओपन चेन होगी। कैक्यून ने बेंजीन की स्ट्रक्चर को पेश किया कि ये साइक्लिक है, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान अल्टरनेटिव 3 डबल बॉन्ड है और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है। लिहाजा अगर हम इसको देखें कि बेंजीन की जो स्ट्रक्चर कैक्यून ने पेश की है, क्या वो वाकई दुरुस्त है या गलत है, हम यहां हेल्प लेंगे पैराकोर वैल्यूज की। तो जब बेंजीन के लिए पैराकोर वैल्यूज को हम देखते हैं तो हमें पता लगा इसमें 6 कार्बन के एटम हैं, 6 हाइड्रोजन के एटम हैं, 3 डबल बॉन्ड हैं और एक 6 मेंबर रिंग है। लिहाजा 6 कार्बन एटमों के लिए ये 6 इंटू 8.6, ये 8.6 टेबल से आया है, ये हो गया 51.6। 6 हाइड्रोजन एटम, 6 आ गए 6 वाले 6
और हाइड्रोजन एटम की पैराकोर वैल्यू है 15.7। 3 डबल बॉन्ड 19.9 डबल बॉन्ड की पैराकोर वैल्यू है जो ये टेबल में दी गई है। ये 6 मेंबर रिंग की है 1.4। जमा करें कितना, जवाब आया 206.9। तो लिहाजा बेंजीन की कैलकुलेटेड पैराकोर वैल्यू है 206.9। और जब हम प्रैक्टिकल करके सरफेस टेंशन मेजर करके एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट करते हैं तो हमें जवाब कितना मिलता है, 206.7। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये बहुत ही क्लोज है। लिहाजा इस क्लोजनेस की बुनियाद पे हम कहते हैं कि जो कैक्यूल ने स्ट्रक्चर बेंजीन की ये पेश की थी, इसको हम कंफर्म करते हैं कि वाकई यही इसकी स्ट्रक्चर है। लॉजिक क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। जी, एक मिनट। अच्छा जी, अब आ जाए इसके बाद दूसरी एप्लीकेशन है द स्ट्रक्चर ऑफ कीनोन। कीनोन की हमारे पास दो पॉसिबल स्ट्रक्चरें हैं। एक ये स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये नंबर 1 पे ये वाली, दूसरी ये है। अब आपको इन दोनों स्ट्रक्चरों में कोई फर्क नजर आ रहा है? बोलें। यस सर, उसमें सर अल्टरनेट बाउंड है, डबल सिंगल और बॉन्ड का डबल, भी है और अब उसमें सर ये है अल्टरनेट नहीं है। कि इस किन्होन की स्ट्रक्चर 1 या स्ट्रक्चर 2 कौन सी सही हम माने। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, हम दोनों की पैराकोर वैल्यू निकालते हैं। अब ठीक है। पहले की पैराकोर वैल्यू भाई कितनी निकली है, यहाँ पे चेक करें कितनी है, 236.1। ये वैसे ही कैलकुलेट की जैसे हमने यहाँ बेंजीन की जी सर। ये ऐसे ही यहाँ पे की। तो पहली स्ट्रक्चर की जो पैराकोर वैल्यू है वो है 235.5 और दूसरी स्ट्रक्चर की पैराकोर वैल्यू है 216.5। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सी वैल्यू को हम तस्लीम करें, पहली को या दूसरी को। तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करके सरफेस टेंशन निकालते हैं और हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, बोलें 236.8। अब ये वैल्यू 236.8 ये किसके करीब है, पहली के या दूसरी के? पहले वाले के, फर्स्ट वाले के। फर्स्ट वाली के। तो इसका मतलब ये हुआ कि किनोन की स्ट्रक्चर हम किसको फिर मानेंगे, 1 वाली को या 2 वाली को? सर फर्स्ट 1 वाले वाली को। किस बेस सर पे? फर्स्ट वाले। शाबाश, किस बेस पे? पैराकोर वैल्यू। पैराकोर वैल्यू। तो पैराकोर वैल्यू की मदद से हमें आसानी हो गई कि हम किनोन की स्ट्रक्चर को मालूम कर सकते हैं कि वो नंबर 1 वाली होगी, नंबर 2 वाली नहीं होगी। एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन है तो भी पूछो। नो सर। नो सर, इट इज क्लियर। नो सर। उसके बाद आ गया भाई स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अब हमने देखना है कि ये जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप की अगर आप देखें 4 तरह की स्ट्रक्चरें दी गई हैं। नाइट्रो ग्रुप ऐसे भी हो सकता है, अगर ऐसे हो तो फिर पैराकोर वैल्यू कितनी है, 98.9 पैराकोर वैल्यू फिर ये होगी। अगर ये ऐसे है नंबर 2 में तो फिर पैराकोर वैल्यू कितनी है, 74.1। अगर ये नाइट्रो ग्रुप ऐसे है कि दोनों ऑक्सीजनों से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे, फिर स्ट्रक्चर नंबर 3 की पैराकोर वैल्यू कितनी है, 49.3। और अगर ये नाइट्रोजन और दोनों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है तो स्ट्रक्चर 4 होगी। इसकी कितनी पैराकोर वैल्यू है, 69.2। तो क्या मतलब हुआ कि अब सर उसमें 4 चार स्ट्रक्चरें हैं।
अब जी, सर। हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से चारों में से कौन सी स्ट्रक्चर नाइट्रो ग्रुप की है? इसकी तो लिहाजा हम ये करेंगे एक्सपेरिमेंट कि एक्सपेरिमेंट करके ना हम इनकी वैल्यूज को निकालते हैं। तो हमें ये पता चला कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है नाइट्रो ग्रुप की वो है 73 और 75 के दरमियान। किसके दरमियान? 73 और 75 के दरमियान। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि इन चारों में से कौन सी स्ट्रक्चर नाइट्रो की पॉसिबल हो सकती है? सेकंड वाली वाले सर, सेकंड वाली। सेकंड वाली। क्यों जी, ऐसा ही है? यस यस सर। यस सर। सर। यस सर। मुश्किल तो नहीं लगा? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर। नो सर। चले। अच्छा, अब आ जाए स्ट्रक्चर ऑफ पैराल्डिहाइड। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से कि पैराल्डिहाइड की ये स्ट्रक्चर है, ये वाली। और बुनियादी तौर पे जो पैराल्डिहाइड है ये एसिटल्डिहाइड का पॉलीमर है। ठीक है? एसिटल्डिहाइड के 3 मोल जब पॉलीमराइज हो तो क्या बनता है? बोले क्या पैराल्डिहाइड। बनता है? पैरा। अब बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये तीनों मिलेंगे, स्ट्रेट चेन में मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअली ये होता है कि पैराल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड थ्योरेटिकली यूं लगता है कि दोनों सेम एक जैसे हैं। अगर ये दोनों सेम एक जैसे होते तो इसका मतलब है इन दोनों की फिर पैराकोर वैल्यू सेम होनी चाहिए थी। यस सर। लेकिन जब हम देखते हैं इनकी पैराकोर वैल्यू को प्रैक्टिकली फाइंड आउट करते हैं तो हमें यह पता चला कि पैराल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड दोनों की एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यूज में बहुत ज्यादा फर्क है। अब कितना फर्क है वो दिया नहीं गया, लेकिन जस्ट बताया गया कि इनमें डिफरेंस है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि पैराल्डिहाइड की स्ट्रक्चर एसिटल्डिहाइड की स्ट्रक्चर से टोटली डिफरेंट होगी। अगरचे ये उसका पॉलीमर है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों की डिफरेंट होगी। हम ये बात किस बेस पे करेंगे? क्योंकि इनकी पैराकोर वैल्यूज में डिफरेंस है। लो जी, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। अब आगे आ जाएं। ये एक लास्ट मेरा ख्याल है इसकी एप्लीकेशन है। ये है भाई, आपने ये एफएससी में पढ़ा होगा, पोजिशनल आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमरिज्म पढ़ा है आपने? यस। यस सर। ओके, सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर। अब जरा गौर कीजिएगा। अब ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है भाई, ये वाली क्लोरोटोलुइन है। अब पहली जो है ये है आर्थोक्लोरोटोलुइन, दूसरी है मेटाक्लोरोटोलुइन, तीसरी है पैराक्लोरोटोलुइन। इन तीनों में क्या फर्क है पता है ना आपको? इन तीनों में क्या फर्क है पता लग गया आपको? यस सर। यस सर। ये पहले नंबर वाली कौन सी है भला? सर आर्थो। आर्थोक्लोरोटोलुइन। दूसरी? यस सर। सर दूसरी है बेटा मेटाक्लोरोटोलुइन। मेटाक्लोरोटोलुइन। और तीसरी? पैराक्लोरोटोलुइन। अब आप जरा देखें इनकी पैराकोर वैल्यूज को, और हमने देखना है कि इनमें कौन सा आइसोमर पॉसिबल है। तो भाई हम अगर इनकी पैराकोर वैल्यूज को देखें तो भाई जो आर्थोक्लोरोटोलुइन है ना, इसकी वह कितनी है? 280.8। ठीक है? पैराक्लोरो की कितनी है? 283.6। क्लियर हो गया? बोले यस सर। यस सर। अब यहाँ 280 है और इसकी 283 है, लिहाजा यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हम अगर बेंजीन के डेरिवेटिव को स्टडी करते हैं उनके पोजिशनल आइसोमर्स के हवाले से, तो उनकी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल पैराकोर वैल्यूज तकरीबन सेम आती हैं, उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। जैसा कि आर्थोक्लोरोटोलुइन में कितना है? 280.8,
और इसमें कितना है, पैराक्लोरो में कितना है, 283.6। ऐसा ही है ना। अब यहाँ पे जो आप निकालेंगे ना इनकी थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड वैल्यू, दोनों इसकी कितनी आएगी, 283.3। तो यहाँ पे आके पैराकोर वैल्यू हमारी कोई हेल्प नहीं करती ये जांचने में कि कौन सा आइसोमर पॉसिबल है, ये आर्थो वाला है, ये मेटा वाला है, या पैरा वाला है। लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पैराकोर वैल्यूज जो है इसकी मदद से हम पोजिशनल आइसोमर्स के दरमियान फर्क नहीं निकाल सकते। ये बात क्लियर हो गई? यस सर, यस सर। हम पैराकोर वैल्यूज की मदद से पोजिशनल आइसोमर्स के दरमियान फर्क नहीं निकाल सकते। तो ये था टॉपिक जो आज आप पढ़ा है, तो मैं उम्मीद रखूंगा ये आपको कुछ समझ आई है इसकी। इकराम माइक ऑफ कर दो। ये जरा लेक्चर के दौरान अपने ना माइक ऑफ करके करें ताकि ये डिस्टरबेंस ना आया करें। लो भाई, अब आगे अगला टॉपिक है। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ रहे हैं, वरना फिर मैं आगे चलूं। जी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन सर, क्लियर है। ओके, लो जी, इसके बाद आ गया हमारा अगला टॉपिक और ये है विस्कोसिटी। और इसको हम क्या नाम देते हैं आम जुबान में, गाढ़ापन। वो जैसे वो देखते हो ना हलीब वालों का इश्तिहार के क्या कहते हैं, खालस ही सब कुछ है क्योंकि ये गाढ़ा है दूध इसलिए। तो आमतौर पे देखा होगा कि बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं जिनकी विस्कोसिटी बड़ा मैटर करती है। मिसाल के तौर पे अगर दूध पतला है तो आप कहते हैं ये पानी वाला है, गाढ़ा है आप कहते हैं ये खालस है। क्यों जी? क्लियर? जी सर। बहुत सारी चेहरे पे अगर क्रीमें मलते हैं, अगर कोई गाढ़ी है तो आप कहते हैं कि ये ठीक है, बहुत ज्यादा गाढ़ी है तो ये खराब है। क्लियर पॉइंट? जी सर, ऐसे है। तो आप यहाँ पे जो अब पढ़ेंगे, दिस इज द विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या है? बहुत ही सिंपल सी, द रेसिस्टेंस ऑफ ए लिक्विड टू फ्लो। The resistance of a liquid to flow is called viscosity। किसी भी लिक्विड के अंदर फ्लो के खिलाफ जो मज़ाहमत है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी कैसे पैदा होती है। इसके लिए ये एक नैरो ट्यूब के अंदर हमने लिक्विड का फ्लो स्टडी करेंगे कि जिसमें हम देखेंगे कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो लेयर बाय लेयर एक दूसरे को स्लिप करती हुई आगे गुजर रही। ये अगर आप लाइनें देखें ना, यहाँ पे जो एरो लगे हैं नजर आपको करा रहे हूं, तो ये एरोस जो हैं बेसिकली लेयर्स को शो कर रही हैं। और ये लेयर जब गुजरेंगी ना तो क्या होगा, ये एक दूसरे को स्लिप करती हुई पैरेलल वे में आगे गुजर जाएंगी। लिहाजा इनके अंदर एक स्टेडी फ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर आप गौर से देखें, ये जो सेंटर वाली लेयर है ये ज्यादा आगे चली गई और जो साइडों वाली लेयर्स हैं ये पीछे रह गई। ये चेक करें, यानी इनके अंदर वेलोसिटी का फर्क है। अगर एक की वेलोसिटी v है मीटर पर सेकंड तो दूसरे की वेलोसिटी है उसमें ज्यादा, तो जो डिफरेंस आएगा वो होगा v प्लस dv मीटर पर सेकंड। तो जब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल किसी बारीक सी ट्यूब में से पास होते हैं तो इनकी लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस पैदा हो जाता है और ये दरमियान वाली लेयर आगे गुजर जाएगी, साइडों वाली पीछे रह जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये लेयर जब एक दूसरे को स्लिप करेंगी तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी, उनका एक एरिया होगा। तो लिहाजा जब ये लेयर्स एक दूसरे को स्लिप करती हुई गुजरेंगी तो ये रेसिस्टेंस पैदा करेंगी और जितनी ये रेसिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी ही विस्कोसिटी ज्यादा होगी। यही बात लिखी है, द फोर्स which is required to maintain the steady flow of liquid in direction of the force is directly proportional to the velocity gradient which is normal to the direction of flow। लिहाजा इस चीज को अगर हम देखें तो फोर्स का वही फार्मूला, फोर्स
इज द, क्या है ये भाई, एरिया इंटू डीवी ओवर डी एक्स, और डीवी ओवर डी एक्स क्या है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। एरिया क्या है इसमें, ये ए है। लिहाजा सीजीएस सिस्टम के मुताबिक हम विस्कोसिटी को लिखते हैं ईटा के साथ। ये जो निशान आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो कर्सर है ये वाला, ये ईटा, इसको हम पढ़ते हैं। और ईटा को हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड में, और इसको हम बोलते हैं 1 पाइस। लिहाजा सीजीएस सिस्टम में विस्कोसिटी के यूनिट पाइस हैं, और 1 पाइस किसके इक्वल है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड के। और एरिया कितना है, ए, और वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है, डीवी ओवर डीएक्स। तो लिहाजा यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ए ओवर डीवी ओवर डीएक्स। तो यहाँ पे आपने ये जो फोर्स लगी है, जब प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा ईटा। तो ईटा का मतलब ये है कि ये जो लेयर्स होंगी लिक्विड की, ये एक दूसरे के बहने के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा करेंगी। तो ईटा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या हम सिंपली इसको विस्कोसिटी बोलते हैं। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ लें। नो क्वेश्चन सर। आगे भाई इसके ये यूनिट्स हैं, ये आपने याद करने हैं। ये मैंने बता दिया कि 1 पाइस इसका यूनिट है। अच्छा, सिस्टम इंटरनेशनल में ईटा विस्कोसिटी के यूनिट हैं किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। और बस ये याद रखना है कि 1 पाइस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻1 किलोग्राम पर मीटर पर, या 0.1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। ये जिसमें से याद करना। 1 सेंटीपाइस किसके इक्वल है, 10⁻⁻2 पाइस के। और 1 मिलीपाइस किसके इक्वल है, 10⁻³ पाइस के। ये छोटी छोटी बातें हैं जो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती। अच्छा, फिजिक्स वाले विस्कोसिटी की बजाय एक और टर्म पढ़ते हैं और इसको कहते हैं फ्लूइडिटी। और फ्लूइडिटी क्या है, ये विस्कोसिटी का रेसिप्रोकल है। और फ्लूइडिटी को हम फाई के साथ लिखते हैं। ये निशान आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फाई। फाई इज इक्वल टू 1 ओवर ईटा। इसका मतलब ये है कि विस्कोसिटी और फ्लूइडिटी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। एनी क्वेश्चन? अब आ जाए जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर का विस्कोसिटी पे क्या असर पड़ता है। अच्छा, इसके लिए ना जी सिंपल सी बात याद रखें कि जूं जूं टेम्परेचर बढ़ता जाएगा विस्कोसिटी में कमी होती जाएगी। जूं जूं टेम्परेचर बढ़ता जाएगा विस्कोसिटी में कमी आती जाएगी। लिहाजा ये कह सकते हैं कि तकरीबन 1 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी में 2% कमी आती है। इन जनरल हम ये बात करेंगे कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी में 2% कमी आ जाती है। और इसको मैथमेटिकली आर्हीनियस नामी साइंसदान ने इसको कैलकुलेट किया था, जिसके मुताबिक ईटा इज इक्वल टू कांस्टेंट ए इनटू एक्सपोनेंशियल बेस ई रेज टू पावर बी ओवर आर। अब इसमें ए और बी जो है ये दोनों कांस्टेंट्स हैं और ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर। आगे ये इसको इन्होंने जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया आर्हीनियस इक्वेशन को। आप नंबर 2 वाली इक्वेशन को छोड़ के जस्ट ये क्वेश्चन नंबर 3 को याद रखें कि लॉग ईटा, नेचुरल लॉग ईटा इज इक्वल टू बी ओवर आर इनटू 1 ओवर टी प्लस लॉग नेचुरल ए। ये कहलाती है आर्हीनियस इक्वेशन। और अगर हम इस इक्वेशन के मुताबिक ग्राफ ड्रा करते हैं मुख्तलिफ लिक्विड्स के लिए, जिसमें एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया टेम्परेचर का रेसिप्रोकल और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया लॉग ईटा या नेचुरल लॉग ले लिया। अगर आप जरा गौर से देखें इसमें ये जो सबसे नीचे है
ये डाइथाइल ईथर है, उससे ऊपर ये बेंजीन है, उससे ऊपर ये एथानॉल है, फिर ये वाटर है, फिर ये मरकरी है। तो आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे डिफरेंट लिक्विड्स के लिए अपना माइक ऑफ कर ले प्लीज। आसफा अपना माइक ऑफ कर ले प्लीज। जवेरिया कमर अपना क्या नाम? सर ये आसफा के माइक से आवाज आ रही थी बार बार, तो उसको कहा चलिए, कि माइक ऑफ कर ले। गुड, हो गया जी बंद। ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि जो जो रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करता है उसके मुताबिक जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो, यानी जिस तरह टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा उस हिसाब से विस्कोसिटी में कमी आती जाएगी, या इसको आप रिवर्स भी कर सकते। तो ये खैर आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये उसकी एक जस्ट वैल्यूज दी गई हैं कि किस लिक्विड की विस्कोसिटी किस टेम्परेचर पे कितनी है, ये याद नहीं करनी पर देखने के लिए है। अब यहाँ पे आते हैं कि हम विस्कोसिटी की पैमाइश कैसे करते हैं। तो इसका बुनियादी असूल ये है कि विस्कोसिटी की पैमाइश के लिए हम पॉइज़ले इक्वेशन को यूज करते हैं, और पॉइज़ले इक्वेशन क्या है? ईटा इज इक्वल टू पाई इंटू पी इंटू टी इंटू आर रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू वी इंटू एल। और इसमें वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, आर क्या है? रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, एल इज द लेंथ ऑफ ट्यूब, टी इज द टाइम ऑफ फ्लो इन सेकंड, और पी इसमें प्रेशर अप्लाइड है। लिहाजा हम किसी भी लिक्विड की अगर विस्कोसिटी मालूम करना चाहते हो तो फिर हम उस पाइप के अंदर देखते हैं कि उस पाइप यानी कैपिलरी ट्यूब का रेडियस कितना है, लिक्विड का वॉल्यूम कितना है, ट्यूब की लेंथ कितनी है, उसका टाइम ऑफ फ्लो कितना है, उसका प्रेशर कितना है। तो लिहाजा हम ये पॉइज़ले इक्वेशन की मदद से विस्कोसिटी को मेजर कर पाते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें भाई। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन सर। नो क्वेश्चन सर। इसके बाद ये देखने के लिए कि फ्लो किस किस्म का है, कि जो पाइप के अंदर लिक्विड का फ्लो हो रहा है वो किस किस्म का है, इसके लिए भी साइंटिस्ट ने एक रीनल नंबर निकाला है। और रीनल नंबर क्या है कि ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और इसका फार्मूला है कि रीनल नंबर को मालूम करना हो तो ये होगा 2 इंटू आर इंटू वी बार इंटू डी ओवर ईटा। इसमें आर क्या है? रेडियस ऑफ द ट्यूब, डी है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और वी बार से मुराद है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। और ये इसमें नोट किया गया है कि अगर रीनल नंबर 2000 के इक्वल है या इससे कम है देन फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। और अगर रीनल नंबर की वैल्यू 2000 की बजाय 4000 से बढ़ जाती है तो इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो लिहाजा फ्लो दो किस्मों का हो गया, एक स्ट्रीमलाइन और दूसरा कौन सा हुआ? टर्बुलेंट। टर्बुलेंट। क्या फर्क है कि अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो फिर रीनल नंबर की वैल्यू 2000 के करीब या इससे कम होगी, और अगर ये 4000 से ज्यादा है तो फिर ये बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो, और अगर 2000 और 4000 के दरमियान है तो ये फिर नॉर्मल फ्लो होगा, जिसको सिंपल फ्लो बोला जाता है। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन सर। नेक्स्ट है मेजरमेंट। पूछनी थी जी पूछें। सर, आपने अभी पीछे जो फैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, तो सर अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें जब हम कोई भी चीज हीट करते हैं तो सर जैसे जैसे हीट करते हैं वो ज्यादा कंडेंस होती जाती है, विस्कस होती जाती है, तो सर टेम्परेचर फिर नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो ना, आपके पास ये होता है कि बहुत सारी चीजें हैं जिनकी विस्कोसिटी गर्म होने पे कम हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें ब्लड वेसल्स हैं आपके, सर्दियों में क्या होता है कि खून गाढ़ा हो जाता है, ऐसा ही है जब गर्मियां आती हैं तो खून पतला हो जाता है, डायलेट हो जाता है। हाँ, ये है इसकी रीजन। इस तरह के शहद है आपके पास या दूध है आपके पास,
अगर वो ठंडा है तो वो विस्कस ज्यादा होगा, अगर गर्म है तो वो फिर विस्कोसिटी उसकी कम हो जाएगी। क्लियर? बोलें। लो जी, अब आ गया इसके बाद मेजरमेंट ऑफ द विस्कोसिटी। तो इसके लिए हमारे पास कुछ टर्में हैं कि विस्कोसिटी की बहुत सारी किस्में हैं, जैसा कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, रिलेटिव विस्कोसिटी, स्पेसिफिक विस्कोसिटी, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। लेकिन आपके सिलेबस में बस ये दो ही हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। व्हाट इज एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट विस्कोसिटी क्या होती है? किसी एक अकेले लिक्विड की विस्कोसिटी। अगर एक अकेला लिक्विड है और आप उसकी विस्कोसिटी मालूम करें तो आप बोलेंगे ये एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है। तो ये किसी भी अकेले लिक्विड की विस्कोसिटी हम मालूम नहीं कर सकते, ये याद रखना है आपने। ठीक है, हम जब भी मालूम करेंगे हम क्या करेंगे, हम उसको कंपेयर करेंगे पानी की विस्कोसिटी के साथ कि वो लिक्विड पानी की निस्बत गाढ़ा है या पतला है। लिहाजा हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी मेजर नहीं कर सकते, हम करते हैं रिलेटिव विस्कोसिटी। और रिलेटिव विस्कोसिटी वो विस्कोसिटी होती है किसी भी लिक्विड की जो विस्कोसिटी ऑफ वाटर के साथ कंपेयर करके आप हासिल करते हैं। लो जी, ये पॉइंट क्लियर है? बोले। यस सर। और रिलेटिव विस्कोसिटी के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम है ऑसवर्ल्ड विस्कोमीटर। टी साइलेंट है इसमें, इसको बोलते हैं ऑसवर्ल्ड विस्कोमीटर। क्या नाम है इसका? ओसवर्ल्ड विस्कोमीटर। ये है जी ऑसवर्ल्ड विस्कोमीटर। ये एक यू शेप ट्यूब है जिसके अंदर दो बल्ब हैं, एक बल्ब ए जिसके ऊपर निशान एक्स और वाई हैं, दूसरा बल्ब बी। तो जिस हम क्या करते हैं कि बल्ब बी को पानी के साथ भर लेते हैं। यहां ऊपर ये एक पिंच कॉर्क होता है, इसको ओपन करते हैं तो ये लिक्विड यहाँ बी से गुजरकर बल्ब ए में आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि इसको ले जाते हैं पॉइंट एक्स तक। जब ये लिक्विड या वाटर पॉइंट एक्स पे आ जाए, यहां पे हम इसको छोड़ देते हैं ओपन, और फिर हम स्टॉप वॉच ऑन कर लेंगे। जब ये पॉइंट एक्स पे आए, स्टॉप वॉच ऑन कर लें। अब लिक्विड यहां नीचे गिरता जाएगा और बल्ब बी में आता जाएगा। जो ही लिक्विड पॉइंट वाई पे आए, स्टॉप वॉच ऑफ कर दें। तो देखें एक्स से लेकर वाई तक आने में कितना टाइम लगा है। जितना टाइम लगा है वो होगा टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर या टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो इस पूरे तजर्बे में सिंपल सी बात है कि पॉइंट एक्स से लेकर वाई तक आने में जितना टाइम लगा है लिक्विड को या वाटर को, वो हमने बस मेजर करना है। इजी है भाई? यस सर। बोले। उसके बाद फार्मूला है बड़ा सिंपल सा, जैसे आपने वो पढ़ा सरफेस टेंशन वाला, उससे मिलता जुलता है कि eta1 over eta2 is equal to d1 over d2 into t1 over t2। अब eta1 क्या है? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। eta2 क्या है? विस्कोसिटी ऑफ रेफरेंस लिक्विड। रेफरेंस लिक्विड यहाँ पे वाटर है। d1 क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और d2 क्या है? डेंसिटी ऑफ रेफरेंस लिक्विड। ये क्या है? ये वाटर है। इसी तरह टाइम t1 टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, t2 क्या है? टाइम ऑफ फ्लो ऑफ द रेफरेंस लिक्विड। तो ये हम सारी वैल्यूज, आप अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट टाइम जब तजर्बा करवाया था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि ये डेंसिटी किस तरह मालूम करते हैं मुख्तलिफ लिक्विड्स की। याद है ना आपको? यस सर। तो वही फार्मूला लगा के डेंसिटी यहाँ पे लिखेंगे, पानी की भी और लिक्विड की भी। और t1 t2 की वैल्यू हम ले लेंगे स्टॉप वॉच से, और eta2 की वैल्यू ले लेंगे हम लिटरेचर से जो ऑलरेडी कॉपी में लिखी हुई है। कैलकुलेशन करेंगे और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड मालूम कर लेंगे। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है जी आपका? विस्कोसिटी को हमने कैसे मालूम करना है? सर इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा सा दोबारा बता दें। इंस्ट्रूमेंटेशन में ये होता है कि हमारे पास ये एक ऑस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर है। इस विस्कोमीटर के दो बल्ब हैं, एक बल्ब बी और एक बल्ब ए। बल्ब बी में हम लिक्विड को भरते हैं और इसको सक करके ले जाते हैं बल्ब ए में, जिसके एक निशान ऊपर एक्स है, दूसरा नीचे वाई है।
जब ये लिक्विड एक्स से वाई के एक्स से लेकर वाई तक आता है तो हम उसका टाइम ऑफ फ्लो नोट कर लेते हैं। अगर पानी है तो फर्ज करें वो T2 हो गया, अगर कोई लिक्विड है तो वो T1 हो गया। तो वो वैल्यूज हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और इसके बाद हम कैलकुलेशन करके विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड को फाइंड आउट करेंगे। ओके सर, थैंक यू। इसके बाद ये न्यूमेरिकल्स ही हैं, उसके अलावा वो कितनी खास बात नहीं है। तो अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो थोड़ा सा वो डिफरेंट है, आपको कंफ्यूज करेगा, वो है रियोकॉर। रियोकॉर चूंकि वो आप पहले पैराकॉर पढ़ चुके हैं, इसलिए रियोकॉर में आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है, ताकि ओके आप सर। कंफ्यूज ना हो। ओके सर। ओके सर। काफी इतना आज के लिए। जी सर, Yes, बहुत sir. जी सर। चलें, Yes. ये जितना भी लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है, ये चौधरी सनाउल्लाह की जो किताब है वो आप खरीद लें और उसके मुताबिक भी इसको आप तैयारी कर लें। इंशाल्लाह सर। ओके सर। ओके, यस सर। जी ओके जी सर। सर। चलें जी, अल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर। एक्सक्यूज मी सर। कैसे लेनी है? जी जी सर जी, काइंडली आप ये स्लाइड्स गूगल क्लासरूम में शेयर कर सकते हैं? मैं देखता हूँ, अगर कोशिश करता हूँ, ना भी हुई तो आपको मैंने कहा है कि सनाउल्लाह की किताब ले लें, ये सारा कुछ उसमें है। ओके ये मैंने सर। किताब को स्कैन किया है, मैंने किताब को बुक को ही स्कैन करके पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है जी। इंडक्शन क्या करना है, लगाएंगे सर? जी हो जी बोलें।